इस कहानी की नायिका माही, जो कि बेहद हसीन है, पर उसे मर्दों से और शादी से सख्त नफरत है। वहीं दूसरी तरफ है एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन रियान सहगल, जिसे हो जाता है माही से पहली नज़र का प्यार। वहीं माही को भी करनी पड़ती है रियान से मजबूरी में शादी। अब देखते हैं क्या होता है इनकी मजबूरी में बंधे इस रिश्ते का। कॉलेज में 17-18 साल की कुछ लड़कियां एक ग्रुप में खड़ी थीं। बीच में दो लड़कियां माही और हिना टेबल पर आमने सामने बैठी थीं और एक दूसरे की आंखों में बिना पलके झपकाए देख रही थीं। वहीं बाकी सब इन दोनों को चेयरअप कर रहे थे। माही और हिना बेस्ट फ्रेंड थे। वो दोनों बचपन के दोस्त थे, जैसे दो जिस्म एक जान। आज उन दोनों के बीच शर्त लगी थी, जो पहले पलकें झपकाएगा वो सबको आइसक्रीम की ट्रीट देगा। हमारी कहानी की मुख्य नायिका माही इस खेल में चैंपियन थी। उसके दूध जैसे गोरे चेहरे पर बड़ी बड़ी गहरी काली आंखें और भी खूबसूरत लग रही थीं। यूं ही कुछ 15 मिनट बाद हिना को ना चाहते हुए भी अपनी पलकें झपकानी पड़ी और हर बार की तरह इस बार भी ये गेम माही जीत गई थी। वो छोटे बच्चों की तरह खुशी से उछल पड़ी, ये मैं फिर से जीत गई, अब तुम्हें मेरी फेवरेट आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी। ये कहते हुए माही ने हिना के गले में हाथ डाल दिए। हिना भी अफसोस करते हुए बोली, अरे यार, तू हर बार ये कैसे कर लेती है। तभी सारी लड़कियां एक आवाज में कहने लगीं, ये तो माही की आंखों का जादू है, जिससे कोई नहीं बच पाता। और ये बात सच भी थी। माही यूं तो बेहद हसीन थी, पर अब के दिलकश चेहरे पर सबसे ज्यादा खूबसूरत उसकी काली गहरी आंखें थीं, जिसमें एक अलग ही कशिश थी। उसकी इन खूबसूरत आंखों का चर्चा सारे कॉलेज में था। हिना मुंह बनाते हुए कहती है, तुम लोग देखना, अगली बार मैं ही जीतूंगी। अब की बार ये जादू काम नहीं आएगा। माही हंसते हुए बोली, हाँ हाँ, देख लेंगे, अब चलें। फिर सब हंसते मस्ती करते हुए कैंटीन की तरफ चले जाते हैं। माही कॉलेज की मोस्ट पॉपुलर लड़की थी। बेहद खूबसूरती के साथ साथ बहुत ही मासूम, साफ दिल की और पढ़ाई में भी अव्वल। लेकिन कहते हैं ना, खूबसूरती और खुशकिस्मती को कोई आपस में लेना देना नहीं होता। अगर माही की किस्मत भी इतनी ही अच्छी होती जितनी कि वो खूबसूरत थी, तो क्या बात थी। कॉलेज का हर लड़का माही से दोस्ती करना चाहता था, पर दोस्ती तो दूर की बात, माही किसी से सीधे मुंह बात भी करना पसंद नहीं करती थी। अपनी सहेलियों, टीचर्स के साथ बहुत ही प्यार और अपनेपन से मिलती थी माही, लेकिन लड़कों से कोसों दूर रहना पसंद करती थी। यहाँ तक कि अगर कोई लड़का माही के साथ ज़्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश भी करता, तो ये भोली और मासूम सी लड़की शेरनी की तरह खूंखार हो जाती थी। अब तक न जाने कितने ही मजनू माही के कराटे चॉप से घायल हो चुके थे। इसके बावजूद भी कोई माही का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था, और उसकी एकमात्र वजह थी उसके नाना जी, जो काफ़ी रईस और रसूख वाले थे। उनकी पहुंच काफ़ी ऊपर तक थी, मगर हमारी माही इन सब बातों से बेखबर थी और बेपरवाह भी। कभी कॉलेज बंक न करने वाली माही वैलेंटाइन वीक पर कॉलेज नहीं जाती थी, ना ही किसी का कॉल रिसीव करती थी। हिना जब भी उससे पूछती, हर लड़की की तरह क्या तेरा दिल नहीं करता कि कोई तुझे गिफ्ट दे, तेरे लिए कुछ स्पेशल प्लान करे, तुझे वैलेंटाइन डे मनाने का दिल नहीं करता। माही का जवाब बस यही होता, मुझे नहीं बात करनी इस बारे में। अब चलते हैं वापस अपनी कहानी पर। उस दिन कॉलेज से छुट्टी के बाद जैसे ही माही घर पहुंची, तो उसने देखा कि उसके बाबा की फैमिली फ्रेंड तुषार अंकल अपने पूरे परिवार के साथ घर आए हुए हैं। तुषार खुराना, उनकी वाइफ नीता खुराना और उनका बेटा अर्जुन। जैसे ही माही ने उन सबको देखा, वो समझ गई कि अब क्या होने वाला था। वो सबको बस एक स्माइल सिगरेट करके अपने रूम में चली गई। उसके पीछे माही की माँ रश्मि भी माही के कमरे में गईं और बोली, माही, जल्दी तैयार होकर नीचे आ जा, कब से सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, माही अपना कॉलेज बैग बिस्तर पर फेंकते हुए बीच में बोल पड़ी, माँ, मैंने कितनी बार कहा है आपसे, मुझे शादी नहीं करनी अभी। ना ही मुझे शादी में इंटरेस्ट है, ना ही अर्जुन खुराना में। अर्जुन तुषार अंकल का इकलौता बेटा था, उम्र 24 साल, दिखने में ठीक ठाक था और बाकी लड़कों की तरह ही माही का दीवाना। उन दोनों के परिवार वालों और दोस्तों को ये बात पता थी, और ये भी कि माही उसे घास तक नहीं डालती। माही की फैमिली में लड़कियों की शादियां 18 से 19 साल की उम्र में कर दी जाती थीं। इसीलिए आज माही के पिताजी ने तुषार जी के बार बार कहने पर खुराना फैमिली को घर बुलाया था, ताकि माही और अर्जुन का रिश्ता पक्का कर दिया जाए। यूं तो ये दोनों ही अपर मिडिल क्लास फैमिली थीं, पर माही जल्द ही अपने नाना जी की करोड़ों की जायदाद की इकलौती वारिस बनने वाली थी।
और ये बात भी इस रिश्ते की सबसे बड़ी वजह थी। रश्मि जी ने माही को समझाते हुए कहा, देखो माही, ये जिद छोड़ दो। सारे लड़के एक जैसे नहीं होते और ये तुम्हारे बाबा की भी ख्वाहिश है। उनका गुस्सा तो तुम जानती ही हो। लेकिन माही ने ठंडी और धीमी आवाज़ में कहा, मैंने कहा ना, मैं इन सब में इंटरेस्ट नहीं हूँ। और अगर आप नहीं चाहती कि मैं लोगों के सामने कुछ उल्टी सीधी हरकत करूँ तो जाइए और बाबा से कह दीजिए कि मैं इस रिश्ते से राजी नहीं हूँ। इतना कहकर माही शौबल लेने चली जाती है। रश्मि जी एक ठंडी सांस भरकर आने वाली मुसीबत के लिए खुद को तैयार करते हुए वहाँ से वापस मेहमानों के पास आ जाती हैं। पिछले साल भर से यही चल रहा था। अगले महीने माही का 18वां साल ख़त्म होने वाला था। उसके बाबा जिगर सहाय चाहते थे कि अपनी बेटी की शादी जल्द से जल्द करा दें और इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि जिगर सहाय और तुषार खुराना बिजनेस पार्टनर बनने वाले थे। इसलिए जिगर सहाय चाहते थे कि माही को जो जायदाद मिलने वाली है वो पूरी तरह से उनके हक में रहे। वो उन पैसों को बिजनेस में लगाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि अगर माही किसी अनजान परिवार में जाएगी तो सारे पैसे उसका पति और ससुराल वाले के ही हो जाएंगे। वहीं तुषार खुराना की नज़र भी माही की आने वाली जायदाद पर थी। उनके लिए माही सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। वहीं अर्जुन को तो हर तरह से फ़ायदा ही मिल रहा था। रश्मि जी इशारे से जिगर सहाय को किचन में बुलाकर माही की कही हुई बात बताती हैं और उनके रिएक्शन के बारे में सोचकर डर से आंखें मीच लेती हैं। 4 जोंगा जीप और 3-4 बाइक जिसमें कुछ वेल ट्रेड बॉडीगार्ड्स थे, उनके बीच एक रोल्स रॉयल्स कार एक बड़े से गेट से होती हुई एक महल जैसे आलीशान विला के आगे रुकती है और एक बेहद हैंडसम गोरा चेहरा, हल्की भूरी आंखें, बेहद आकर्षक होंठ, हल्के सुनहरे बालों वाला एक शख्स कार से नीचे उतरता है। चेहरे पर काली पूरी बियर्ड और आंखों में एक रौब के साथ वो बेहद अट्रैक्टिव लग रहा था। ये है रियान सहगल, जो कि पूरे एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन है, जिसकी ब्रांचेस यूरोप में भी फैली हुई हैं, जिसे रियान अकेला ही संभालता है। रियान घर में आते ही देखता है कि एक मॉडल जैसी दिखने वाली लड़की, जिसने एक हाफ वाइट कलर की टी शर्ट, हाफ शोल्डर ड्रेस पहनी हुई थी, उसके साथ एक हैवी डिजाइनर साड़ी पहने हुए एक लेडी ढेर सारे मेकअप के साथ सोफे पर स्टाइल से बैठी हुई है। वो दोनों ही रियान की बड़ी बहन आर्य बिहान खन्ना से हंस हंस कर बातें कर रही थी। रियान उन्हें अनदेखा कर अपने रूम की तरफ बढ़ ही रहा था कि उस लड़की ने पीछे से आवाज़ दी, रियू डार्लिंग, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा ही वेट कर रही थी। तरुणा के मुंह से रियू डार्लिंग सुनकर रियान ने उसे गुस्से से देखकर बोला, मुझे इस नाम से सिर्फ मेरी दी बुला सकती है और कोई नहीं, और तुम्हारे लिए मैं सिर्फ मिस्टर सहगल हूँ। तरुणा ने खड़े होकर लुभाने वाले अंदाज में रियान के पास जाकर कहा, अरे तुम तो बेकार में ही नाराज हो रहे हो, मैं तो बस यहाँ तुमसे मिलने आई थी। आफ्टर ऑल हम फ्रेंड्स हैं। तरुणा की बातों से रियान के गुस्से का पारा और भी चढ़ गया। उसने अपने दांतों को भींच कर कहा, तुम्हें मुझसे ज़्यादा फ्रेंडली होने की ज़रूरत नहीं है, समझी? अपनी हद में रहना सीख लो। रियान का गुस्से से लाल चेहरा और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, पर साथ ही उसकी आंखों का रौब तरुणा को अंदर तक थर्रा गया था, जिससे वो एम्बेरेंस होकर मुंह लटका यहाँ वहाँ देखने लगी और रियान गुस्से में अपने रूम में चला गया। तरुणा अपन्ना जी की दोस्त कावेरी जी की बेटी है और रियान को इम्प्रेस करने के लिए उसके आसपास घूमती रहती है। दोनों की मॉम इनकी शादी करवाना चाहती हैं, मगर रियान उसे एक नज़र देखता तक नहीं। रियान के आगे पीछे ऐसी कई लड़कियां लट्टू होकर घूमती हैं। वो एक ग्रेट ग्रांड की तरह हैंडसम भी था और बेहिसाब दौलत शोहरत का मालिक भी, लेकिन उसे तरुणा जैसी घमंडी, मतलबी और जिस्म की नुमाइश करने वाली लड़कियों से बहुत चिढ़ और नफरत थी। जैसे ही रियान रूम में गया वैसे ही आर्या भी रूम में आ गई और रियान से नाराज होते हुए बोली, रियू, ये क्या हरकत है? आप कब से लड़कियों की इंसल्ट करने लगे? रियान ने आर्या की तरफ देखा। आर्या को नाराज देख रियान ने उसे सफाई देते हुए कहा, दी, आई एम सॉरी, आपको बुरा लगा हो तो, पर आपको पता है ना, मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं। चलती फिरती मेकअप की दुकान लगती है, पता नहीं आप उसे घर में घुसने ही क्यों देते हो। ये कहकर रियान अपने रूम में सोफे पर बैठ गया और लैपटॉप खोलकर कुछ काम करने लगा। आर्या उसके पास बैठकर थोड़ा गुस्से से बोली, रियान, आप बहुत बिगड़ गए हैं, लगता है अब हमें आपको सीधा करने वाली लानी ही पड़ेगी। रियान जवाब में सिर्फ हल्का सा मुस्कुराता है, जिससे उसके राइट गाल पर एक क्यूट सा डिंपल उसे और भी हैंडसम बना देता है। आर्या फिर रियान के बाजू को पकड़ के बोलने लगती है, वैसे हम सोच रहे थे कि तरुणा इतनी भी बुरी नहीं है।
अपन्ना माँ को भी वो बहुत पसंद है। तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर तुम कहो तो हम बात आगे बढ़ाएं। रियान चिढ़कर अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, ओह प्लीज दी, आप फिर से शुरू मत हो जाना। अगर वो इस ब्रह्मांड की आखिरी लड़की भी हुई ना, तब भी नहीं। और फिर लैपटॉप लेकर स्टडी रूम में चला जाता है। वहाँ माही के घर जिगर सहाय ने खुराना को ये कहकर वापस भेज दिया कि वो उन्हें कल जवाब देंगे, और माही के कमरे में जाकर बिना कुछ कहे सुने एक जोर का थप्पड़ माही के गाल पर जड़ दिया। माही के चेहरे पर एक दर्द भरी तीखी मुस्कान आ गई। जिगर ने माही का बाजू जोर से पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे फैसले के खिलाफ जाएगी? अब तक तेरी बातें मानकर कितने रिश्ते ठुकरा दिए हैं, पर अब नहीं चलेगी तेरी। ये शादी तो तुझे करनी ही होगी। माही के लिए ये सब कुछ नया नहीं था। आए दिन उसके और रश्मि जी के साथ ये सब होता था। माही ने बचपन से अपने बाबा का यही रूप देखा था। माही ने कई बार खुद को और अपनी माँ को इस मारपीट से बचाने की कोशिश भी की थी, लेकिन हर बार खुद रश्मि जी ही माही के खिलाफ खड़ी होकर उसे धमकाने लगती थीं। वो तुम्हारे बाबा हैं, इस घर के बड़े हैं, क्या हुआ अगर कभी सख्ती कर ली तो? अगर तुमने अपने बाबा को पलटकर जवाब भी दिया तो मेरा मरा मुंह देखोगी, समझी? ऐसे ही कई सारी बातें रश्मि जी माही को सुना देती। कभी कभार वो खुद भी इस बात को लेकर माही पर हाथ उठा दिया करती थीं, लेकिन जब इन सब से माही नहीं रुकती थी तो रश्मि जी उसे अपनी कसम दिलवाकर चुप करवा देती थीं। इन सब से माही को और भी ज़्यादा बुरा लगता था, और इसीलिए अब उसने जिगर जी का विरोध करना बिल्कुल कम कर दिया था। लेकिन इस बार उसकी पूरी जिंदगी का सवाल था, और अब उसे खुद के लिए स्टैंड लेना ही था। इसलिए माही ने बिना किसी डर के जिगर सहाय की आंखों में देखकर बेखौफ होकर कहा था, आपने मेरी बात मानकर रिश्ते नहीं ठुकराए, बल्कि नाना जी की प्रॉपर्टी के लिए ठुकराए थे, इसलिए क्योंकि आप उन पैसों को हड़पना चाहते हैं। इतना सुनते ही एक और थप्पड़ से माही जमीन पर गिर गई, और उसके बाल खींच के जिगर ने कहा, कुछ ज़्यादा ही जवान चलने लगी है तेरी। फिर एक नज़र रश्मि जी को देखकर धमकाते हुए बोला, समझा दो अपनी लाडली को, वरना किसी दिन मर जाएगी मेरे हाथों। और रूम से बाहर जाते हुए कहता है, अगर ये शादी नहीं हुई तो तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। रश्मि जी माही को गले लगा लेती हैं। माही उन्हें खुद से दूर हटा कर कहती है, माँ मुझे शादी नहीं करनी। रश्मि जी रोते हुए समझाती हैं, मेरी जान तू समझती क्यों नहीं, सब एक जैसे नहीं होते, हर कोई तेरे बाबा की तरह थोड़ी होता है। माही गुस्से से तीखी नजरें रश्मि जी पर डालकर कहती है, अगर मैंने शादी कर ली तो आपको अपने इस जल्लाद पतिदेव से बचाने कौन आएगा? वे सबको मार डालेंगे और आपको भी। रश्मि जी परेशान होकर कहती हैं, आखिर कब तक मेरे लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद करती रहेगी? मैं अपने लिए तेरी जिंदगी तो नर्क नहीं बना सकती ना। माही खामोशी से उठकर मन ही मन कुछ सोचती है और अपनी माँ से कहने लगती है, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं और फिर हम। पर तभी कुछ ऐसा होता है जिससे रश्मि जी डर के मारे कांपने लगती हैं। वहीं माही आने वाले खतरे के बारे में सोचने लगती है। इस डर की वजह क्या है? क्या चल रहा है माही के दिमाग में? माही अपनी माँ से कह रही थी, हम यहाँ से दूर चले जाते हैं और फिर हम। अभी माही अपनी बात पूरी करती उससे पहले जिगर सहाय गुस्से में तमतमाए हुए अंदर आ जाता है। उसके हाथ में फ़ोन था, जिसका स्पीकर ऑन करते ही एक बूढ़ी पर गंभीर और गुस्सैल आवाज़ आती है, माही मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम इसलिए नहीं करी कि तुम और तुम्हारी माँ मिलकर हमारी इज्जत का जनाजा निकालो। फ़ोन पर माही के नाना जी अमरजीत सिंह जी थे। जिगर सहाय जानते थे कि माही इस रिश्ते से राजी नहीं है और वो इस रिश्ते को रोकने के लिए कुछ न कुछ तो जरूर करेगी। इसलिए उसने पहले ही अमरजीत जी के कान भर दिए थे, ये कहकर कि माही उनकी प्रॉपर्टी का मिसयूज़ करना चाहती है और दोनों माँ बेटी यहाँ से भाग जाना चाहती हैं ताकि नाना जी की प्रॉपर्टी पर ऐश कर सकें। साथ ही उन्होंने माही की घर छोड़ने वाली बात उन्हें कॉल पर सुनाई, जिससे अमरजीत सिंह जिगर सहाय की बातों में आ गए। माही अपने नाना जी की ऐसी बात सुनकर चौंक गई थी, लेकिन अगले ही पल उसने जिगर की तरफ देखा जो एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसे ही देख रहा था। माही ने अपने नाना जी को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, पर नानू आप मेरी बात तो सुने, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। लाला सिंह ने कहा, मैंने सब सुन लिया है और कुछ नहीं सुनना। चाहे जो हो जाए तुम और तुम्हारी माँ कहीं नहीं जाओगे और तुम्हें तुम्हारे बाप की बात भी माननी ही होगी, वरना मैं तुम्हें भी तुम्हारी माँ की तरह ही जायदाद से बेदखल कर दूंगा और अपनी सारी प्रॉपर्टी किसी आश्रम में दान कर दूंगा, समझी? इतना कहकर उन्होंने कॉल कट कर दिया। ये सुनकर जिगर जी के फेस पर एक क्रूअल स्माइल आ गई।
माही के दिल को बहुत ठेस लगी थी। वो नाना जी की पहुंच से वाकिफ थी और अपने बाबा के मंसूबों से भी। वो वहां से बिना कुछ कहे बालकनी में चली जाती है। रश्मि जी अफसोस से आंखें बंद करती हैं और उन्हें अपनी सालों पुरानी बातें याद आने लगती हैं। अमरजीत सिंह जी गुस्से में आग बबूला हो रहे थे। उनके हाथ में एक लव लेटर है जिसमें 17 साल की रश्मि और 24 साल के जिगर ने भागकर शादी करने का प्लान बनाया था। ये सब पढ़ के अमरजीत सिंह जी ने अपना आपा खो दिया, मगर गांव में अपना रुतबा बचाने के लिए उन्हें मजबूरी में उन दोनों की शादी करने का फैसला लेना पड़ा। अमरजीत सिंह जी का मेरठ गांव में बहुत बड़ी धाक और रुतबा था। पिछले 30 सालों से वो वहां के सरपंच थे। गुंडों से लेकर नेता और पुलिस में भी उनकी पहचान थी और इसीलिए वो अपनी इज्जत को मिट्टी में मिलाना नहीं चाहते थे। रश्मि ये सोचकर बहुत खुश थी कि उसे उसका प्यार बिना किसी रुकावट के अपने बापू की मर्जी से मिलने वाला है, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। शादी के दिन विदाई पर अमरजीत सिंह जी ने रश्मि के हाथ में एक लिफाफा दिया और धीमी मगर गुस्साई आवाज में कहा, जो खानदान की इज्जत उछालने पर तुली हो वो बेटी मर चुकी है मेरे लिए। आज से इस घर से और हमसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। मर जाना, पर यहाँ मत आना। ये सुनकर रश्मि के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। अमरजीत सिंह लिफाफे की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया है। आज से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। जैसा कि इतना काफ़ी नहीं था, जिगर को ये पता लगते ही रश्मि का जीना हराम हो गया। हर रोज़ मार पीट, झगड़े, भूखा रहना तो जैसे रश्मि की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। इन सब की वजह से 5 सालों में 3 बार रश्मि का अबॉर्शन भी हुआ था। जब रश्मि को पता चला कि वो फिर से प्रेग्नेंट है तो वो अमरजीत सिंह जी के सामने झोली फैलाकर बैठ गई। बापू, पिता होने के नाते न सही, सरपंच के नाते ही सही, मगर मेरे बच्चे को बचा लो, फिर मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। इतना बोलते ही वो रो पड़ी थी। अमरजीत सिंह जी ने रश्मि को गौर से देखा। आंखों के नीचे काले गड्ढे, मुरझाया हुआ चेहरा, हाथ, चेहरे और गर्दन पर मार पीट के निशान। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उनका कलेजा मुंह को आ गया था। अमरजीत सिंह जी रश्मि पर नाराज जरूर थे, पर आखिरकार बाप का दिल था, अपनी बेटी को मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते थे। अमरजीत सिंह जी ने कुछ सोचकर जिगर को बुलाया और कहा, मैं अपनी सारी जायदाद मेरी नाती के नाम कर रहा हूँ। उसकी शादी के 1 साल बाद मेरी प्रॉपर्टी उसके नाम होगी और तब तक ना ही तुम मेरी बेटी पर जुल्म करोगे, ना ही इस गांव में रहोगे। तुम लोग मुंबई चले जाओगे, तुम्हारे रहने खाने की व्यवस्था वहीं हो जाएगी। फिर अपने एक आदमी के हाथ से एक गन ली और जिगर के सीने पर तान कर गुस्से में दांत भींचकर कहा था, दिल तो कर रहा है कि सारी की सारी गोलियां तेरे सीने में उतार दूं, लेकिन रश्मि और इस आने वाले बच्चे की खातिर इस बार छोड़ रहा हूं। अगर इस बार इन माँ बच्चे को कुछ भी हुआ तो। सुनते ही जिगर के माथे से पसीने की बूंदें गिर पड़ी थीं। मुंबई में जिगर और रश्मि के रहने के लिए एक फ्लैट और एक कपड़ों की दुकान अमरजीत सिंह जी ने रश्मि के नाम पर ले ली थी। कुछ महीने बाद ही माही का जन्म हुआ था। रश्मि को नन्ही सी माही में जीने की वजह मिल गई थी। इन सब के बाद जिगर के जुल्म काफ़ी कम तो हुए थे, पर ख़त्म नहीं हुए थे। ये सब याद कर रश्मि जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अब तक अपनी की हुई गलती पर पछता रही थीं। रश्मि ने हिम्मत करके जिगर से कहा, तुमसे प्यार करने की सज़ा मैंने ज़िंदगी भर बर्दाश्त की है, लेकिन माही तुम्हारी भी तो बेटी है। तुम अपने स्वार्थ के लिए उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो जिगर। जिगर उसे बिना जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। इस बीच माही बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। काफ़ी देर रोने के बाद उसने किसी को कॉल मिलाया। हेलो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। माही ने बालकनी में टंगे झूले पर बैठकर हिना को कॉल लगाया। हेलो हिना, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। इतना कहते ही माही फूट फूट कर रोने लगती है। हिना समझ गई थी कि आज फिर कुछ हुआ है। माही और हिना एक दूसरे से सब कुछ शेयर करते थे। एक हिना ही तो थी जो माही को समझती थी। उसने प्यार से कहा, माही शांत हो जाओ, मुझे बताओ तो आखिर बात क्या है। माही ने रोते हुए हिना को सब कुछ बता दिया। हिना ने उसे समझाते हुए कहा, माही पहले तो रोना बंद करो और शांत हो जाओ, और अब जरा ठंडे दिमाग से सोचो। इस शादी से तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। अर्जुन तुमसे प्यार करता है, वो तुम्हारे साथ अच्छे से रहेगा, तुम्हारा ख्याल भी रखेगा। और माही ने बीच में ही बात काटते हुए रुआंसी होकर कहा, प्यार तो मम्मा और बाबा भी एक दूसरे से करते थे, फिर भी उनकी मैरिड लाइफ कितनी ख़राब है। और वैसे भी मैं कैसे मान लूँ कि अर्जुन मुझसे रियल लव करता है। अगर वो भी बाबा और बाकी सब की तरह हुआ तो।
माही की आवाज़ और बातों से डर और परेशानी साफ झलक रही थी। इस पर हिना थोड़ा सोच के बोलती है, देख, वैसे भी तेरे पास कोई और ऑप्शन तो है नहीं, और फिर जिगर अंकल की तरह हर कोई पैसों के पीछे तो नहीं होता। अब तुझे किसी न किसी पर तो भरोसा करना ही पड़ेगा, और फिर तू अर्जुन को मना भी तो नहीं कर सकती ना, वरना अंकल तुझे और आंटी दोनों को हर्ट कर सकते हैं। हिना की बात सुनकर माही के फेस पर एक उम्मीद की मुस्कुराहट आ गई। यार हिना, मस्त आइडिया दिया तूने, मैं इनकार नहीं कर सकती, पर अर्जुन तो कर ही सकता है। हिना उसकी इस बात को न मानते हुए बोलती है, क्या तू भी माही जरा सोच, जो तेरे आगे पीछे घूमता रहता है वो तुझे क्यों मना करेगा? इनफैक्ट वो तो क्या कोई भी तुझे मना नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल। इस पर माही एक्साइटेड होकर कहती है, तू बस देखती जा मैं क्या करती हूँ। इस पर हिना कुछ फिक्र भरे लहजे में माही को समझाती है, देख तू कुछ उल्टा सीधा मत करियो, कहीं ऐसा न हो कि अंकल को फिर गुस्सा आ जाए। लेकिन माही ने तय कर लिया था। वो हिना से बोलती है, फिक्र मत कर, ऐसा कुछ नहीं होगा, चल बाय, बाद में बात करते हैं, और कॉल कट कर देती है। हिना को माही की फिक्र होती है, वो तो उसके लिए प्रे करती है, ओ गॉड प्लीज माही को सेफ रखना और उसकी हेल्प करना। सहगल पैलेस में आर्या किसी को ढूंढ रही थी। उसने एक सर्वेंट से पूछा, तुमने बानी और अबीर को देखा? सर्वेंट नामे सिर हिलाते हुए, नहीं मैडम, वो दोनों फिर से छुप गए हैं क्या? आर्या थोड़ा मुस्कुराकर बोलती है, हाँ देखो ना, कब से ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहे दोनों। तभी एक कमरे से आशा देवी बाहर आती हैं और आर्या से कहती हैं, आर्या बेटा, किसे ढूंढ रही हैं आप? आर्या उनका हाथ पकड़ते हुए, देखिए ना दादी, बानी और अबीर कहीं छुप गए हैं, मिल ही नहीं रहे, स्कूल से आकर कुछ खाया भी नहीं। अब आर्या को उनकी फिक्र होने लगी थी। ये देख दादी ने कहा, यहीं कहीं होंगे, कहाँ जाएंगे, आप जाके देखो, कहीं रियान के पास तो नहीं। बानी और अबीर आर्या के ट्विंस बच्चे थे। उम्र 5 साल, और आर्या अपने दोनों बच्चों के साथ सहगल पैलेस में ही रहती है। क्यों, ये बाद में पता चल जाएगा। आर्या भागकर रियान के रूम में जाकर उससे पूछती है, रियान, क्या बानी और अबीर यहाँ आए हैं? हम कब से ढूंढ रहे हैं उन्हें। बानी और अबीर रियान की जान थे। उसे जैसे ही पता चलता है तो वो फिक्र से पूछता है, आपने सब जगह देख तो लिया? आर्या घबराई हुई कहती है, पूरा घर देख लिया, कहीं नहीं है। रियान गुस्से से रूम के बाहर चला जाता है और सबको डांटने लगता है, तुम सब क्या कर रहे थे? 2 बच्चे नहीं संभाल सकते तुम लोग? रियान के गुस्से से डर के मारे सर्वेंट्स और घर के सारे लोग उन लोगों को ढूंढने लगते हैं। तभी रियान किचन में जाकर देखता है और ये देखकर मुस्कुरा देता है कि बानी और अबीर एक कोने में छुप के आइसक्रीम खा रहे थे। रियान उन्हें देखकर चैन की सांस लेता है और उन दोनों को गोद में लेकर बाहर आ जाता है। आर्या बच्चों को देखते ही उन्हें सीने से लगा लेती है और फिर उन्हें सामने खड़ा करके आंखें दिखाकर पूछती है, ये क्या बदमाशी है? हमने कहा है ना किसी को परेशान नहीं करना, फिर ऐसा क्यों किया? पता है हम सब कितना डर गए थे। दोनों बच्चे अपने कान पकड़कर बहुत क्यूट से बोलते हैं, सॉरी मम्मा, अब से नहीं करेंगे। आर्या उन्हें थोड़ा डांट कर फिर माफ कर देती है। कावेरी राय का बंगला। तरुणा अपने कमरे में सारी चीजें यहाँ से वहाँ फेंक रही थी। गुस्से में तोड़फोड़ करती तरुणा इस वक्त बहुत ही बदतमीज और बदसूरत लग रही थी। तभी उसकी माँ कावेरी जी रूम में आती हैं और बड़े लाड से बोलती हैं, तनु माय स्वीटी, क्या हो गया? इतना गुस्सा किस बात पर हो बेबी? दोस्तों, इस कहानी के आगे के पार्ट सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले पार्ट में।